अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ा जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, आज पाकिस्तान ने 1973 के आइन की गोल्डन जुबली बनाई और इसके साथ साथ पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुआ जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स बिल 2023 जो है वो पास हो गया, जो सदर पाकिस्तान ने नामंजूर करके पार्लियामेंट को वापस कर दिया था। इस बिल में नून लीग की शिजा फातिमा ख्वाजा ने तरमीम पेश की और वो बिल तरमीम के बाद वाज़े अक्सरियत से पास हो गया। हंगामा आराई इस दौरान ज़रूर हुई। इसके अलावा पार्लियामेंट में आज सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात को लेकर करारदादें पेश हुई। पार्लियामेंट की मुतफ़िक़ा राय ये थी कि सूबाई असम्बलियों और कौमी असम्बलियों के इंतखाबात बैक़ वक्त कराए जाएँ, चूँकि इस तरह सियासी और माशी इस्तेहकाम को फ़रोग मिलेगा। ये करारदादें JUIFA के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, नून लीग के मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो की तरफ से पेश की गई। और इसके साथ साथ पार्लियामेंट ने जो है हम आवाज़ होकर बैक़ वक्त इंतखाबात के लिए अपनी वजूहात भी पेश की और सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के हालिया मल्टीपल अहकामात की रोशनी में इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान ने एक करारदाद के जरिए बावर करवाया कि सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला 4-3 का फैसला है जिसमें सुओ मोटो नोटिस की नफी की जा चुकी है। इस ऐवान ने हुकूमत पर यह जोर दिया कि 3-0 का फैसला अक़लीती फैसला है और इस पर अमल दरामद ना किया जाए। At least I believe, Pakistan People's Party believes, we cannot go in for a chaos situation. So yes, we can request the Prime Minister for a dialogue with the opposition, with anybody he wants to, but they have to come to him. He is the Prime Minister. They can't come to me. It's like I am nobody. आसिफ अली जरदारी साहब ने वज़ीर आज़म के ऊपर कॉन्फिडेंस का जो है वो इजहार किया, मगर आप जैसे कि देख सकते थे इस कन्वेंशन में तकरीरों को सुन रहे थे पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस सीनियर प्यूनी जज काजी फ़ाइज़ ईसा। उन्होंने आज तकरीर की इस कन्वेंशन में और क्या कहा वो भी आपको दिखा देते हैं। मैं अपने और अपने इदारे की तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि हम इस किताब के साथ खड़े हैं। अल्लाह के साए के बाद इस किताब का साया हमारे सर पे है। मैं आया था, आइन की गोल्डन जुबली थी आज, ये जश्न है। आपसे मैंने आने से पहले पूछा था कि यहाँ कोई ऐसी सियासी बातें तो नहीं होंगी, तो आपने मुझे कहा नहीं, आइन की बातें होंगी। सिर्फ दूसरे जज साहिबान शायद मसरूफ़ थे, ना आ सके, तो मैं बस शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने हमें याद किया। शुक्रिया जी। तो नाजरीन, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की मौजूदगी ने एक बहस छेड़ दी है कि आने वाले चीफ जस्टिस को पार्लियामान में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज एक ख़त स्पीकर कौमी असम्बली को लिखा है जिसमें कहा गया है कि उमर अता बंदयाल की अदालत इलेक्शन कमीशन की आइनी हैसियत को पामाल कर रही है। ख़त में मज़ीद कहा गया है कि आइन को मुकम्मल तौर पर देखना चाहिए, ना कि सिर्फ एक ही शिक को देखना चाहिए जैसे कि अदालत की तरफ से किया जा रहा है। आइन और इलेक्शन एक्ट के मुताबिक इंतखाबात की तारीख का ऐलान सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही कर सकता है और इसमें कोई तीसरा फरीक मुदाखलत नहीं कर सकता और ये स्वाबदीद सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन को हासिल है। यानी काफ़ी सख्त ख़त लिखा है और इलेक्शन कमीशन की किसी अथॉरिटी के मातहत जो है उन्होंने कहा है कि हम नहीं हैं। अब पार्लियामान नाजरीन, इलेक्शन कमीशन और अदालत के अंदर से कुछ जज उमर अता बंदयाल की अदालत के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हैं। सवाल ये है कि ये महाजराई ख़त्म हो जाएगी या जमहूरी निज़ाम के लिए ख़तरा बन जाएगी। इसी हवाले से हमने दावत दी है नून लीग के कैसर अहमद शेख साहब को, जो कौमी असम्बली की कमेटी बराए फाइनेंस के चेयरपर्सन है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर मंदोखेल साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। कौमी असम्बली की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के मेंबर हैं। हमारे साथ हैं अमजद अली खां साहब, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, सीनियर लीडर हैं। और सैयद अमजद शाह साहब को भी हमने दावत दी है, जो पाकिस्तान बार काउंसिल के एक अहम लीडर हैं, एक मेंबर हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबकी इजाज़त हो तो अमजद शाह साहब की तरफ पहले जाते हैं, चूँकि एक ट्रेंड बन गया है ट्विटर के ऊपर जिसके ऊपर तनकीद की जा रही है कि क्यों जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जो अगले चीफ जस्टिस होंगे, सीनियर प्यूनी जज, क्यों वो आज इस गोल्डन जुबली की तकरीबात में गए। अमजद शाह साहब, वकला बरादरी इसको कैसे देख रही है? ऐसा है कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो आज नेशनल असेंबली में गए थे, जिस वक्त मैंने देखा तो पहले मुझे बड़ी हैरत हुई
लेकिन बाद में मैंने जब पता किया तो उनको इनवाइट किया गया था। ये गोल्डन जुबली थी और आइन की गोल्डन जुबली थी और पार्लिमान के अंदर वो गए थे। तो हमारा सिस्टम ट्राइकॉटमी ऑफ पावर पे है। मकन्ना, अदलिया और इंतजामिया तीन उसके मेन पिलर्स हैं, और अगर अदलिया से किसी को इनवाइट किया जाता है किसी जश्न के मौके पे और वो एज अ गेस्ट वहां जाके उसको खिताब करते हैं, तो मैं समझता हूँ ये ऑनर की बात है। और ये आम बात नहीं थी कि हम कहें कि जजेस का मिसकंडक्ट है या कोई ऐसी बात है। और मैंने उनकी तकरीर सुनी, उसमें सिर्फ और सिर्फ आइन की बात थी, क्योंकि आइन की गोल्डन जुबली थी। तो उन्होंने तो आइन की जो अहमियत है उसके बारे में बात की है जी, मगर तो उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने इदारे की तरफ से आया हूं। तो हम क्या ये समझ सकते हैं कि वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे? ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट जो आइन के मुताबिक है वो चीफ जस्टिस और तमाम जजेस ऑफ दी सुप्रीम कोर्ट जो है ये मिल के सुप्रीम कोर्ट बनाते हैं। तो इन्विटेशन तो तमाम जजेस के लिए थी, लेकिन अगर उसमें से कोई एक जज ही आया और उसने रिप्रेजेंट किया है तो मैं समझता हूं कि उन्होंने आइन की बात की है तो वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो क्लियर होगी बात। हमारे साथ ही रहेगा अमजद साहब। कैसर साहब, अब जो खबर आई है, आज 10 अप्रैल है, 10 अप्रैल का दिन दिया गया था कि जी आप कुछ रकम जो है वो इलेक्शन कमीशन को दे दें। अब इलेक्शन कमीशन ने खत लिख दिया स्पीकर को, अभी तक रकम जो है वो नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के जो 14 मई की डेट है उसमें तो नहीं होंगे। जी हाँ, इन हालात में तो यही है। और आज एक रेजोल्यूशन भी हुई है, आपने देखा है असम्बली में, कि अगर सिर्फ पंजाब में इलेक्शन होंगे तो इससे जो बाकी सारे इलेक्शन हैं ना उस पर इम्पेक्ट पड़ेगा। और क्योंकि पंजाब 50% से ज़्यादा है ओवरऑल जो नेशनल असम्बली के भी इलेक्शन है, और सियासी और मुआशत जो है इस वक्त जुड़ी हुई है। तो इस वक्त के जो इलेक्शन हैं वो रेजोल्यूशन ये हुई है कि ये इसके लिए ये होंगे अगर तो पूरे बाकी इलेक्शन में भी इन्फ्लुएंस भी होगा उसका, और ये मुश्किल हो जाएगा, प्रैक्टिकल नहीं है वो इलेक्शन ये इस वक्त करवाना। तो मुझे भी लग रहा है कि ये इलेक्शन की जो डेट है ये इसमें इलेक्शन होना मुश्किल लग रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप 14 मई को इलेक्शन पंजाब असम्बली के कराएं, तो उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लग सकता आप लोगों के ऊपर? और ये कितना बड़ा होगा उसका दायरा कार कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का? क्या इसके अंदर इलेक्शन कमीशन आएगा, वज़ीर आज़म आएंगे, पार्लियामान आएगी? आप लोगों ने तो रेजोल्यूशन आज पास किए इस हवाले से, एक नहीं 3 रेजोल्यूशंस पास हुई हैं। जी, अब दोस्त कह रही है, अब ये लीगल मैटर्स हैं, पूरा कोर्ट में परसू होगा उसका कोई ना कोई। मैं ये समझता हूँ कि हमेशा सियासी मामलात का सियासतदानों को एमिकेबल उसका सलूशन निकालना चाहिए। इसमें पता नहीं क्यों हम हर मामले को लेके जाते हैं अदालतों के बाद, हम क्यों ये पूरा। अब मैंने अपनी पाकिस्तान की तारीख़ देखी है, मैंने अपनी 2-4 दिन पहले ना नेशनल असम्बली में तकरीर की है 17 मिनट की। मैंने कहा जो भी मुश्किलात पाकिस्तान को हुई हैं ना वो इलेक्शन कराने से और टर्माइल को आपस में टसल को ख़त्म ना करने से। आपने देखा अभी अवामी लीग और पीपल पार्टी 1970 में दस्त गिरबा थे, उसके बाद 77 के इलेक्शन हुए तो कौमी इत्तेहाद और पीपल पार्टी, इलेक्शन तो होते रहे, इलेक्शन के रिजल्ट ही नहीं रिजल्ट पैदा। पहले हम आपस में बैठ जाएं ना, कोई ना कोई जरूर। मगर आज आपके जो जरदारी साहब हैं उन्होंने तो बड़े वाज़े तौर पे कह दिया है कि पहल जो है वो ख़ुद खान साहब ने करनी है। न्याजी साहब, आपने शायद जरदारी साहब की तकरीर सुनी हो, और उन्होंने कहा है कि चूँकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, पहल इमरान खान साहब करेंगे और वो आएंगे शहबाज शरीफ साहब के पास, और इसके अंदर मैं ए नहीं करना, मैं ओ नहीं करना, कोई कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। तो एक तरह से ऐलान तो हो गया है। अब आपकी जमात क्या सोच रही है? एक क्वागमायर में आप चले गए हैं, फिर भी आप इलेक्शंस तो चाहते हैं। मुनीज़े, जो जरदारी का बयान था वो को प्रॉपर फोरम से उन्होंने ऑफर नहीं की। उन्होंने सिर्फ कौम को एक ड्रैग करने की पोजीशन में एक स्टेटमेंट दी है जिसकी कोई, मैं समझा उसमें कोई संजीदगी नहीं थी, उसमें कोई सीरियसनेस नहीं थी। सर, पार्लियामान के फ्लोर से उन्होंने ये कहा है, मुश्तरका पार्लियामान का इजलास हुआ जिसके फ्लोर के ऊपर ये ऐलान किया। नहीं, ये आप देख लें,
उन्होंने ये बात की है कॉन्फ्रेंस के अंदर। हमने जब कन्वेंशन हमने जबकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमने श्योरिटी दी चीफ जस्टिस को, और चीफ जस्टिस ने गवर्नमेंट को भी कहा कि आप अपोजिशन के साथ बैठ के मुज़ाकरात करें। नहीं तो किस तरीके से आप इनविटेशन चाहते हैं? अगर वो पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर, कन्वेंशन के फ्लोर के ऊपर खड़े होके कह रहे हैं कि आप रजू करें जो मुंतखब वजीर आजम है उनसे, तो और किस तरीके से वो ये आपको बात कहें? हमेशा अपना मुनीज़े हमेशा गवर्नमेंटें कांटेक्ट करती है अपोजिशन के साथ, अपोजिशन कांटेक्ट नहीं करती गवर्नमेंट के साथ। ये हमेशा ट्रेडिशंस हैं। अगर वो समझते कि हमने साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात करने हैं, रिफॉर्म्स के लिए मुज़ाकरात करने हैं, तो उन्हें संजीदा नौयत के डेलीगेशन जो है खान साहब के पास भेजने चाहिए थे। लेकिन वो पता है क्या करें, वो इलेक्शन से 300 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, आवाम से डर रहे हैं। वो समझते हैं कि जितना हम ड्रैग कर लेंगे इलेक्शन को उतना हम शायद फायदे में रहे। वो आंखें बंद करके चल रहे हैं, लेकिन लोगों का मिजाज और लोगों का इस वक्त मूड जो है वो नहीं देख रहे। ये कह रहे थे कि जब 11 अप्रैल नियाजी साहब एक और बात बताएं, आपके ऊपर इस वक्त FIR जो है वो कायम दायम है। आपको जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आपको अरेस्ट किया गया जब आप अपने लीडर इमरान खान के साथ पेश हुए, और आपके ऊपर दहशत गर्दी के पर्चे भी करे गए। क्या सेडिशन का पर्चा भी आपके खिलाफ हुआ और उसकी अभी क्या स्टेटस है? खान साहब के ऊपर भी और हमारे बहुत सारे और लीडर्स भी हैं, उसमें मैं भी शामिल था एज ए वर्कर। मैं समझता हूं कि हमें तो कहा गया जी कि आप जुडिशल कम्प्लेक्स में खान साहब पेशी अपनी वहां पे हाजिरी लगाए, लेकिन जब हम उनके साथ गए, हम एक पुरअमन तौर पे जा रहे थे, हमारे ऊपर शेलिंग हुई, और फिर शेलिंग के बाद जिस तरीके के दहशतगर्दी के, डकैती के और पता नहीं कौन कौन से। जी, तो अभी तक मौजूद है आपके ऊपर FIR? कोई बात नहीं हमें। हाँ, अभी स्टिल खान साहब पे और हम पे और बहुत सारे हमारे लीडर्स पे मौजूद है। तकरीबन 4.5, आपको मुझे एक और बात बताऊं, 450 वर्कर्स को जो अरेस्ट किया गया। मैं आपको एक बड़ी खौफनाक बात करने लगा हूं कि 48 घंटे उन्हें जो वॉशरूम का गंदा पानी टूटियों से निकलता है ना, टॉयलेट्स का, वो उनको अवेलेबल था, खाना तक नहीं दिया गया उन लोगों को। अच्छा, ठीक। आप खुद सोचे कि किस तरीके के साथ उन सैकड़ों हमारे कारकुनों को किस तकलीफ दे अमल से जख्मी थे, उनको ना उनको कोई मेडिकल एड दी जा रही थी। ये आपने अहम बात बताइए, वाकई में अहम बात बताइए। अमजद शाह साहब, जो माहौल इस वक्त बना हुआ है, खुद नियाजी साहब आपसे ये बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि जी हमारे ऊपर 780A के पर्चे जो हैं उन्होंने काटे हुए, अभी तक FIRs वहाँ पे कायम हैं। तो इस माहौल के अंदर आप समझते हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो कंस्ट्रक्टिव होंगे? नहीं, ऐसा तो गवर्नमेंट को वैसे यहाँ पर दिल बड़ा करना चाहिए। एक तो सियासी वर्कर्स पे FIR नहीं होनी चाहिए, इसको हमेशा से हमने कंडेम किया है, और इसके अलावा बात करने के लिए पहल हमेशा हुकूमत करती है, हुकूमत को पहल करनी चाहिए, और इमरान खान साहब को उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए और उन्हें बैठना चाहिए। और ये भी बताइए कि अगर इलेक्शंस जो है हुकूमत नहीं कराती 14 मई को, तो क्या तौहीन अदालत लग सकती है इनके ऊपर, और अगर लगेगी तो किन किन के ऊपर लगेगी? ऐसा है कि जितने लोग अब इसमें इन्वॉल्व हो गए हैं, मतलब पूरा पार्लियामान, तो ऐसी सूरत में तो तौहीन अदालत लगाने के लिए भी बहुत सारे मतलब रुकावटें इसमें होंगी कि आया पार्लियामान के खिलाफ तौहीन अदालत हो सकती है, आया ये 3 जजेस का जो फैसला था जिसकी बुनियाद पे तौहीन अदालत हो रही है, क्या ये 4 जजेस ने इसको रिजेक्ट नहीं कर दिया था? ये सारी चीजें इसमें देखी जाएंगी, क्योंकि इस वक्त हुकूमत के पास बहुत सारे ऐसे मवाद मौजूद है जिसकी बुनियाद पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगाना मेरा ख्याल है कोर्ट के लिए मुश्किल होगा। जिन हालात में पूरी कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर अकेले नहीं है, पूरी पार्लियामान है,
तो दायरा कार बहुत बड़ा हो गया है और शायद यही मकसद था कि आज जो रेजोल्यूशंस पेश की गई, और आप देखिए कि इत्तेहादियों ने रेजोल्यूशंस पेश की, सिर्फ PMLN ने पेश नहीं की। तो अगर तौहीन अदालत लगेगी तो क्या सारे पार्लियामान के ऊपर लगेगी? इसका दायरा कार बहुत ही बड़ा हो गया है। इस पर भी बात करेंगे, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद फिर से हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। आज आसिफ अली जरदारी साहब ने कन्वेंशन के अंदर ये कहा कि अगर इमरान खान साहब ने किसी से बात करनी है और मुज़ाकरात होने हैं तो उनको पहल करनी चाहिए और उनको वज़ीर आज़म से रब्ता करना चाहिए, चूँकि वो मुंतखब वज़ीर आज़म है। मगर अमजद नियाज़ी साहब और अमजद शाह साहब जो पाकिस्तान बार काउंसिल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैसर शेख साहब, वो ये कहते हैं कि पहल हुकूमत को करनी चाहिए। और वो ये भी कहते हैं अमजद नियाज़ी साहब कि आपको डेलीगेशन भेजनी चाहिए थी हुकूमत की तरफ, तो भेज देते, मुल्क के मुफाद के लिए बात ख़त्म करते। मुनीर, आप तो अभी की बात कर रहे हैं कि हम हुकूमत में हैं, हम अपोजिशन में, हम तो हाथ उनको जोड़ते रहे अपोजिशन में कि आइए हमसे बैठिए, बात करें, चार्टर ऑफ इकानमी करें। आपको याद होगा 50 बार तो मैंने खुद अमजद साहब बैठे इनको कहा है, ये हमारी कमेटी के मेंबर थे, फाइनेंस कमेटी। मैंने कहा चलो मैं हट जाता हूँ, चेयरमैन हूँ फाइनेंस कमेटी का, आप किसी और को इलेक्ट कर लें, आ जाएँ यार, कोई मामला नहीं है, आप और हम दोस्त हैं। और मुल्क के वक्त मईशत जो है वो बड़ी तकलीफ़ है, मामलात मुश्किलात है, ये अनाएँ तो चल ही नहीं सकती है। हमारा एक ही मुल्क है, हम सब इस मुल्क के हैं कि कौन पहल, क्यों सबको पहल करनी चाहिए। बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब ने तो कई बार कहा है, उन्होंने कहा है कि आइए बैठिए, कोई वज़ीर आज़म साहब तो कई बार कह चुके। आज अगर जरदारी साहब कहते हैं डेलीगेशन भेजें आप, तो डेलीगेशन भी देखिए ना, बात दोनों सब ये छोटी छोटी बातें होती हैं, किसी तरह आइस जो है ना वो पिघलनी चाहिए। आपस में हमारे मामलात हैं, हम सब के मुश्तरका मामलात हैं, मुल्क मुश्किल में है, हम लोगों का ना देखें 22 करोड़ लोगों का मामला है, हम क्या किस ना। और मैं आपको वज़ीर आज़म साहब को बताऊँ, वज़ीर आज़म साहब तो बहुत हम्बल आदमी हैं, वो तो कई बार कह चुके हैं कि भाई हमारी गलतियाँ, आज भी उन्होंने तकरीर में कहा है कि गलतियाँ हमसे भी हुई हैं, और क्या करें। कभी मैंने ये नहीं सुना इमरान खान साहब से कि उसने ये कहा, उन्होंने कहा। चलिए इनसे पूछ लेते हैं। नियाज़ी साहब, एक परसेप्शन है कि शाह महमूद साहब भी मुज़ाकरात करने चाहते हैं, आपके काफ़ी लोग ऐसे हैं, असद कैसर साहब तो इजहार भी कर चुके हैं कि जी हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। प्रॉब्लम इज़ इमरान खान, वो अपने इंटरव्यूज़ में आके ये कह देते हैं कि जी मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा और मेरी जो डेलीगेशन है वो ही मुज़ाकरात करेगी। तो अना का मसला तो उन्होंने बनाया हुआ है ना। अपना मुनीज़ खान साहब ने अब कुछ दिन पहले भी बिल्कुल लाइव कहा है कि मज़ाकरात मैं चाहता हूँ। असल में ये मज़ाकरात की आड़ में कुछ और चाह रहे होते हैं। जो असल प्रॉब्लम बनता है, अगर ज़ाती वेंडेटा से हट जाएं, अगर नेशनल कॉज के लिए जब भी ये आएंगे, यानी कि हम नहीं, मगर फिर बाकी लोग कैसे कह रहे हैं? असद कैसर साहब तो कह रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और अगर आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो आप इसमें कोई लचक दिखाएंगे कि जी इलेक्शंस जो हैं पंजाब के वो इकट्ठे हो जाएं, अक्टूबर में हो जाएं, तमाम इलेक्शन इकट्ठे हो जाएं, कोई लचक है इसके अंदर? बातचीत हो सकती है इसके ऊपर कि नहीं, कंडीशन है और वो उससे आगे नहीं जाना? असद कैसर हो, शाह महमूद कुरैशी साहब हो, खान साहब की परमिशन के बगैर तो नहीं ऑफर कर रहे ना। डायरेक्शन खान साहब की है कि हम मुज़ाकरात के हामी हैं, मुज़ाकरात के दरवाजे हमने कभी भी बंद नहीं किए। लेकिन मैंने पहले सेगमेंट में भी कहा कि क्या ये जो हमसे बातचीत करना चाहते हैं उनके अंदर ये कितनी उस मुज़ाकरात के लिए कितनी सिंसियरिटी है, या कितनी उसमें शफाफियत है, या वो किस हद तक इस पे अमल पैरा होंगे, जो नुकात डिस्कस होंगे। हमारा जो पॉइंट है कि हम समझते हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो अनस्टेबिलिटी है पॉलिटिकली, उसको एक ही चीज जो है वो रिड्रेसल कर सकती है, वो है साफ और शफाफ इलेक्शन, जिसकी तरफ ये गवर्नमेंट या ये PDM के इत्तेहाद जो है वो नहीं आना चाहते। ये सिर्फ और सिर्फ वक्त गेन करना चाहते हैं, इलेक्शन से वो ड्रैग करना चाहते हैं, इनका और कोई एजेंडा नहीं है। ठीक है, मगर ये कानूनी तौर पे इसको कैसे जवाज बनाएंगे? अमजद शाह साहब, अगर अक्टूबर में भी इलेक्शंस ना हो और वहाँ पे भी ये मामला उठाया जाए कि जी इदारे जो हैं उनको मुदाखलत नहीं करनी चाहिए, जुरिस्डिक्शन में रहना चाहिए, तो फिर क्या होगा? और दूसरी तरफ ये जो 3 मेंबर बेंच का फैसला आया है कि जी आप 14 मई को इंतखाबात कराएं, अब पैसे नहीं आए, उन्होंने कहा बेवक्त वक्त इलेक्शंस कराने हैं, तो इस फैसले का क्या होगा? चीफ जस्टिस साहब क्या करेंगे?
इस फैसले के लिए तो सबसे बेहतर तो यही होगा कि फुल कोर्ट बना दी जाए और फुल कोर्ट इस कंट्रोवर्सी को खत्म कर दे जो भी इस वक्त सारों के सामने आ रही है। नंबर 1। नंबर 2, यही बात है ना, आज देखिए ना, अभी न्याजी साहब ये कह रहे हैं कि सिर्फ इलेक्शन हो, इलेक्शन वाहिद हल है। देखिए इलेक्शन वाहिद हल है, लेकिन पीडीएम का जो मौकफ मैं समझता हूँ, जहां तक उनका मौकफ है, वो ये है कि इलेक्शन हो लेकिन इकट्ठे हो, सारा इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए। सिर्फ 2 सूबों में या 1 सूबे में इलेक्शन अलग करके बाकियों में अलग न किए जाएं, ये उनका मौकफ है। मगर आपको लगता है कि चीफ जस्टिस साहब अब फुल कोर्ट बनाएंगे लाइक और अदरवाइज इट्स वाटर अंडर द ब्रिज? अब बहुत कुछ हो चुका है, अब फुल कोर्ट का वो मरला पास हो चुका है। अगर फुल कोर्ट इन्होंने ना बनाई तो फिर वही ये जो रस्साकशी है ये किसी एक तरफ जाएगी, या चीफ जस्टिस साहब फारिग होंगे या हुकूमत फारिग होगी। क्या मतलब कि चीफ जस्टिस के खिलाफ जो एक रेफरेंस दायर किया है, आपको लगता है कि उसके नतीजे में चीफ जस्टिस साहब जो है उनको रिमूव किया जा सकता है? देखिए, अगर चीफ जस्टिस साहब को उस रेफरेंस में न भी किया जाएगा तो नया कानून अगर बन जाता है और अगर बेंच बनने शुरू हो जाते हैं और कोई बेंच चीफ जस्टिस साहब को काम से रोक देता है जिस तरह 1997 में हुआ था, तो फिर क्या होगा? और आपने 1997 का हवाला दिया, जरा मुख्तसर सा बताइएगा उस वक्त क्या हुआ था? उस वक्त ये हुआ था ना कि सजाद अली शाह साहब चीफ जस्टिस थे और उनकी हुकूमत के साथ वो जो आ गई रिफ्ट आ गई थी, और फिर नासिर असलम जाहिद साहब ने ये जो बेंच था कोयटा में, इन्होंने उनको एज अ चीफ जस्टिस स्टे कर दिया, और दूसरे चीफ जस्टिस साहब जो सीनियर जज साहब थे उनको एज अ चीफ जस्टिस उन्होंने कहा कि ये काम करेंगे। 2 रोस्टर जारी हुए अगले दिन, और फिर आखिर सजाद अली शाह साहब की रिमूवल पर वो सारा सिलसिला जो था वो खत्म। और यही बहुत अहम बात है, जिस तरह के आप कह रहे हैं कि रसाकशी के अंदर ये ना हो कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस के तौर पे अपना काम ना कर सकें, या कि हुकूमत जो है उसके ऊपर कंटेम्प्ट लग जाए। नाजरीन, इस हवाले से आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक बहुत ही जोशाना किस्म की तकरीर की है, वो भी आपको दिखाएंगे वक्फे के बाद। वो तो 10 साल का प्लान था ना, और इस 10 साल का प्लान को कामयाब करवाने के लिए क्या सिर्फ एक इमरान खान नियाजी मौजूद? तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वहां भी कुछ ऐसा कोई साजिश पक रहा था कि किसी ना किसी तरीके से अगर कोई ऐसा जज मौजूद हो हमारा आला अदलिया में जो आइन के साथ देंगे, 1973 के आइन के साथ देंगे, अपने काम करेंगे, तो एक साजिश था कि उसको निकालना था। जनाब स्पीकर, एक वजीर आजम को 10 साल चलाना था तो कुछ जस्टिस को भी एक्सटेंशन दिलवाना था, और वो लोग जो इस साजिश में शरीक थे वो आज भी हमारा आला अदलिया में बैठे हैं। तो यहां एक सिलेक्टेड वजीर आजम होता, वहां एक सिलेक्टेड चीफ जस्टिस होता, दूसरा एक सिलेक्टेड चीफ अवामी स्टाफ होता, और पाकिस्तान में सिलेक्टेड मार्शल लॉ कायम होता। दुनिया को बताते कि हम जमहूर है, हम आईनी मुल्क है, लेकिन असल मुकमुका ये था, और हमने समझा कि हमने तो अदम एतमाद कर लिया है, जमहूरियत तो कामयाब हो गया है, साजिश खत्म। इस पे हम गलत थे जनाब स्पीकर, साजिश आज तक चल रहा है। साजिश ये है कि उसी 1 यूनिट को कायम करना है, साजिश ये है कि हमारा NFC अवार्ड को खत्म करना है। अब हमने सब मिलके इस साजिश को नाकाम करवाना है, मगर इस वक्त जो है जनाब स्पीकर, ये खेल हमारा इदारा में तो नहीं चल रहा, ना कि किसी और इदारा में चल रहा है। वो इदारा ने कहा कि हम न्यूट्रल है, तो जब एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल रहा और पार्लियामान हमारा हाथ से बाहर चला गया, तो एक ही जगह मौजूद है जहां ये खेल अभी तक जारी है। अगर ऑनरेबल जज साहिबान आपस में बैठे, अगर वो आपस में बैठ के एक बेंच बन के, एक कोर्ट बन के अपने फैसले सुनाएंगे, तो जनाब स्पीकर मुझे ये आई एम कॉन्फिडेंट दैट द कंसेंसस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान विल बी डेमोक्रेटिक। अगर किसी एक आदमी की आमरियत चलेगा सुप्रीम कोर्ट, अगर जैसे जस्टिस अतर मिनिला कहता है पॉलिटिशियन इन ब्लैक रोब्स का सुप्रीम कोर्ट बनेगा, तो
तो फिर जनाब स्पीकर वो जो आने वाला बहरान है उसको नहीं संभाल सके। कैसर साहब, इशारा जिस तरफ बिलावल साहब कर रहे हैं, ये आपकी सियासी पार्टीज़ के अंदर भी बातचीत होती है कि कुछ ऐसे अनासिर हैं, जनरल फैज़ के हवाले से वो कहते हैं, जो अभी तक साजिशें कर रहे हैं। क्या यही इशारा कर रहे हैं बिलावल साहब? जी, उन्होंने बात की है, खुल के बात की है। उन्होंने कहा है कि क्योंकि इधर तो नो कॉन्फिडेंस हो गया है और ये एलाइट की हुकूमत बन गई है, और वैसे इस्टेब्लिशमेंट तो कहती है कि हम न्यूट्रल हैं, हमने तो अब कोई नहीं रोल प्ले करना, तो एक ही इदारा रह गया है। उन्होंने तो बड़ी खुल के बात की है। तो अब मगर उन्होंने ये भी इशारा किया है कि जी साजिशें वहाँ पे हो रही हैं, और उन्होंने कहा 10 साल का प्लान था। जी, उन्होंने कहा है। तो आपके लीडरान तो ओपनली, मरियम नवाज साहिबा ओपनली कहती हैं कि जी रिटायर्ड जनरल फैज़ जो हैं वो इसके पीछे हैं। तो आप भी समझते हैं कि जो इस वक्त मौजूदा हालात है उसके पीछे जनरल फैज़ हैं? देखिए, जब तक मुझे तो कोई पता नहीं। देखिए मुनीर, मैं तो वही बात कर सकता हूँ जो मेरे नॉलेज में हो। अगर वो कह रही हैं तो उनके पास कोई होगी ना, कोई एविडेंस है, तभी कोई कहता है। आपकी लीडर है इसलिए मैंने आपसे मेरी लीडर हैं, उसमें कोई शक नहीं, पर उनका ऑब्जर्वेशन मुझे तो नहीं पता ना कि क्या होता रहा है। जब तक पता नहीं लगेगा तो मेरे से आप जो स्टेटमेंट ले रही हैं, मेरे से पूछ लें इकानमी के बारे में जो मैं हैंडल कर रहा हूँ। मतलब उधर ना जाऊँ, मैं उस तरफ ना जाऊँ, मगर न्याजी साहब उस तरफ जाना तो पड़ेगा, इसलिए चूँकि आजकल हर आदमी इसके ऊपर बात भी कर रहा है। तो जो आज बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि जी 10 साल का प्लान था, मुंतखब सुप्रीम कोर्ट जज होगा, मुंतखब जो है वज़ीर आज़म होगा, मुंतखब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होगा, और ऐसा लगेगा कि जमहूरियत है मगर मार्शल लॉ लगा होगा। यही प्लान था अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन सक्सेसफुल ना होता। मुनीर, बेसिकली तो ये बेपारकी उड़ा रहे हैं और इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये सिर्फ बात को ट्विस्ट कर रहे हैं या इश्यूज को ड्रैग करना चाह रहे हैं या इश्यूज को किसी और तरफ इसलिए ले जाना चाह रहे हैं क्योंकि इनको ग्राउंड रियलिटीज का पता है। और ये आज सुप्रीम कोर्ट पे जो हमला आवर हो रहे हैं, मकसद अपनी सियासत को जो है चमकाना है, वरना वो के अल्फाज की खूबसूरती में इन्होंने अपनी एक नई साजिश घड़ी है जो रात को सोते हुए इनको सुबह कॉन्फ्रेंस में याद आ गई है। हालांकि इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं, अगर होता तो आज भी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान होते, इमरान खान बाहर ना होते। इमरान खान इसीलिए तो कह रहे थे कि साइफर के नतीजे में आने वाली गवर्नमेंट का तयन किया जाए और साइफर के ऊपर हाई पावर्ड कमीशन बिठाया जाए। अगर अब वो साइफर के मामलात से खुद ही पीछे हट गए न्याजी साहब, अब तो वो साइफर जो हालिया इंटरव्यूज उन्होंने दिए वो तो अमेरिका के साथ उनकी पीछे नहीं हटे थे। हमने, मेरी बात सुन ले मुनीर, हम पीछे नहीं हटे थे। असल बात यह है कि किरदार सामने आ चुके हैं कि किसने साइफर के नतीजे में गवर्नमेंट गिराई, कौन साइफर के बेनिफिशियरी नहीं थे, तो वो तो और उसके अंदर MQM तो आपके साथ बैठी हुई थी, सबसे बड़ी बेनिफिशियरी। अगले दिन जो कासिम सूरी साहब ने जो जजमेंट दी उसके मुताबिक वो आर्टिकल 5 के मुर्तकब हो गए। ये कैसे हुआ? और अमेरिका ने गिराई, एक दिन साढ़े नाल थे, दूसरे दिन साढ़े खिलाफ। अमेरिका ने गिराई या ना गिराई, ये तो पूछ रहे ना। वो पूछ रहे अमेरिका ने गिराई, आपकी हुकूमत के नहीं गिराई। ये तो क्लियर कर दे, हमें तो यही समझाते रहे कि वहीं से लेटर आया है, वो अमेरिका हमारे खिलाफ है। अभी कहते हैं नहीं, हमारी बातचीत हो रही है, क्लियर तो कर दे ना एमजे साहब। कमीशन बिठा दे, नहीं आप ही बता दें हमें, आप तो बता दें आपका क्या ख्याल है, अमेरिका इन्वॉल्व था या नहीं? कोर्ट इसकी इन्वेस्टिगेशन करा ले, इंक्वायरी करा ले, और हमें तो पता है कि कौन इसमें इन्वॉल्व है। हमें भी बता नहीं, मगर आप कह सकते हैं खुला और वाज़े तौर पे कि जी अमेरिका इस साजिश में इन्वॉल्व था, उन्होंने हमारी हुकूमत गिराई। सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसके जो एहलकार थे उस वक्त, हमारे जो एम्बेसडर थे, उनको ये दिया गया थ्रेट। और आपको पता है कि यहाँ पे जिन लोगों ने फिर इसको इम्प्लीमेंट किया वो भी आपके सामने है। हम तो कहते हैं PDM ने हुकूमत इनकी गिराई। अच्छा, हम तो खुला कह रहे हैं, मुख्तलिफ नाम लेते हैं। हाल ही में अमेरिका कहते हैं, नहीं, खान साहब ने कह दिया है कि रिटायर्ड जनरल बाजवा साहब ने गिराई। जो भी कहें, हम तो कहते हैं हमने गिराई, हमने इनका कॉन्फिडेंस किया, PDM। अच्छा, मगर आपके आने या जाने के अंदर सुप्रीम कोर्ट की साख जो है वो बहुत ही मुतासिर हुई है। अमजद शाह साहब, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस तरफ आज इशारा किया है, क्या मुनासिब था कि उन्होंने जो बात कही और इस तरफ इशारा किया कि साजिश जो है वो सिर्फ एक ही इदारा कर रहा है, और उनका इशारा सुप्रीम कोर्ट की तरफ था?
अभी तो मैं समझता हूँ कि जो पिछले एक साल में जो पीडीएम की और पीटीआई की आपस में सियासी जबकलिश थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी पे तेल वाला काम किया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, ऐसा ही है। अच्छा, इनके बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जिसने जल्दी पे तेल का काम किया और मुल्क बड़ी तबाही की तरफ चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया अमजद शाह साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। अमजद न्याजी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम दुआ गो हैं कि आपके ख़िलाफ़ जो FIRs दर्ज हुई हैं कि हमारे सियासतदान कुछ होश के नाखुन लें और पॉलिटिकल वर्कर्स के ख़िलाफ़ कम अज़ कम टेररिज्म की जो शिकें उन्होंने लगाई हैं वो ना हो। और हम उम्मीद करते हैं कैसर साहब कि आप अपनी लीडरशिप को आमादा करेंगे कि वो जमहूरी तरीके से आगे बढ़ें ताकि पाकिस्तान सही सिमत में जा सके। तो नाजरीन, हमने कादिर मंदोखेल साहब को भी दावत दी थी मगर वो नहीं आए। उनकी पार्टी के बारे में हमने बात की थी मगर वो नहीं आ सके, पता नहीं क्यों नहीं। मगर बहरहाल आज के प्रोग्राम से तो ऐसा लगा है कि मामलात जो हैं वो सुलझने नहीं जा रहे, मज़ीद उलझने जा रहे हैं। क्या होगा, हमारी नज़र रहेगी पार्लियामान के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। मुनीज़ जहांगीर को इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।